जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार नई कड़ी के साथ हिमालय लोक चैनल में आपके सामने उपस्थित हूँ। जब तक मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, आपके घरों में नल से पानी आता है तो जल विभाग आपको बिल भी भेजता है और आप उस बिल को समय पर जमा भी करते हैं। कभी आपने सोचा कि उसी तरह हिमालय से निकली नदियों का भी जो पानी मैदानों में आ रहे, क्या मैदानी राज्यों को उसका पैसा हिमालय राज्यों को नहीं देना चाहिए? ये पानी की मुफ्तखोरी कब तक चलती रहेगी? पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा आए दिन ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे वे अनाज की तरह पानी को भी खेतों में उगा रहे हैं। इन राज्यों को यदि हिमालय नदियों का पानी मिलना बंद हो जाए तो एक दाना भी अन्न नहीं उपजा सकते। इसलिए सच्चाई यह है कि ये सभी राज्य हिमालय के पानी से ही अन्न उगा रहे हैं, अन्यथा बिना पानी के ये रेगिस्तान बन जाएंगे। हिमालय भी पानी इसलिए दे रहा है कि हिमालय वासियों के पुरखों ने जल, जंगल, जमीन, नदियों को बचा रखा और वे प्रकृति से प्यार करते थे। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर पूर्वोत्तर के पहाड़ों से निकलने वाली सिंधु, ब्यास, गंगा, यमुना, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र समेत छोटी बड़ी नदियां ही मैदानों को सींच रही हैं। जल के अलावा हिमालय भारत को शुद्ध हवा भी दे रहा है। वहां के जंगलों के पेड़ों से ही शुद्ध हवा मिलती है। हिमालय इस देश का ऑक्सीजन का भंडार भी है, परंतु इसके बदले मिल क्या रहा है? हिमालय वासियों को क्या मिल रहा है? कभी सोचा आपने? अब सच्चाई भी सुन लीजिए। मिलने के बजाय हमसे उल्टा छीन लिया गया है। हमारे जंगल हमसे छीन लिए गए हैं। वास्तव में कानून ऐसे होने चाहिए थे कि हिमालय वासियों को पानी के बदले, शुद्ध हवा के बदले कुछ मिलता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए नहीं हुआ कि कानून बनाने वालों की प्राथमिकता में हमेशा मैदान रहे हैं। अब समय आ गया है कि जल और शुद्ध हवा के बदले हिमालय वासियों को रॉयल्टी मिले। जल को प्राकृतिक संसाधन घोषित किया जाए, जैसे खनिज और प्राकृतिक गैस व पेट्रोलियम को माना गया है। इन सभी मुद्दों पर उत्तराखंड में वन अधिकार आंदोलन चल रहा है। वास्तव में हमारे पुरखों के जमाने के हमारे जंगलों को 1980 के कानून ने हमसे छीन लिया। अब एक पेड़ भी काटने के लिए हमें सरकार के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। आदिवासी क्षेत्रों में केंद्र व राज्य सरकारें तो घुटने टेक लेती हैं, लेकिन हिमालय के लोग सीधे साधे हैं, इसलिए उनके साथ मनमानी करते हैं। अब समय आ गया कि हमें इन अधिकारों के लिए सचेत होना होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत की लगभग 60% आबादी को हिमालय का भी पानी पोषित कर रहा है, सिंचित कर रहा है, और जिस दिन ये पानी बंद हो जाए उस दिन ये मैदान बिल्कुल अन्न और जल और हवा के बगैर तड़फने लगेंगे। और हिमालय का जो पानी आता भी है, जो नदी मैदानों में आई है, उनको इन्होंने गंदे नालों में बदलकर मार दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में राजीव गांधी के समय जापान के साथ मिलकर एक परियोजना चली थी और उस नदी में दूध के साथ और मिला के कई पूजन हुए, कई योजनाएं चली और लाखों करोड़ों रुपया खर्च हुआ, लेकिन आज भी उस गंगा का और यमुना का पानी पीने लायक तो दूर, आप वहां बैठ नहीं सकते। यही हालत गंगा की भी है। गंगा में कई मिशन चले, कई चीजें चली, लेकिन कानपुर में आज भी हालत यह है कि वहां का पानी आप पी नहीं सकते। वास्तव में यदि हम गंगा यमुना की ही बात करें तो उत्तराखंड के मैदानों से बाहर निकलते ही ये नदियां पूरी तरह से प्रदूषित हो जाती हैं। और जिस प्रयाग और काशी की बात होती है,
वहां पर ये यहाँ का पानी पीने लायक भी नहीं बचता है। वास्तव में जिन नदियों को हमारे पुरखों ने बचा कर रखा था, उनको इन मैदान के लोगों ने मार भी दिया है, गंदे नालों में बदल दिया है, और उस पानी का इन्होंने दुरुपयोग किया है। न नदियां बचा पाए और न हवा बचा पाए। और जो हिमालय वासी इनको पानी दे रहे, हवा दे रहे हैं, शुद्ध हवा, उनके सारे हक हकूक इन्होंने 1980 के कानून में अपने हाथों में ले लिए। अब वहां एक पेड़ नहीं काट सकते, आप वहां एक सड़क बनाने के लिए आपको गिड़गिड़ाना पड़ता है। जबकि 2006 में एक नया कानून आया था, और उस कानून में आदिवासी लोगों से बाकायदा इन्होंने माफी मांगी थी कि हमने आपके साथ कई गलतियां की हैं। तो यही माफी इनको उत्तर हिमालय के लोगों से भी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड में वन अधिकारों को लेकर किशोरोपाध्याय के नेतृत्व में एक आंदोलन चल रहा है, वनाधिकार आंदोलन। इसी मुद्दे पर किशोर उपाध्याय से मेरी बातचीत हुई। किशोर उपाध्याय कांग्रेस सरकार में उत्तराखंड में मंत्री भी रहे हैं। आइए चलिए उनसे बात करते हैं और आप भी सुनिए। देखिए, हिमालय के लिए हम लोगों को अपना जो दृष्टिकोण है, और जिसको आप ये कह सकते हैं कि अपना चश्मा बदलना पड़ेगा। अब जैसे उत्तराखंड की हम बात लेते हैं, उत्तराखंड का जो पानी है वो इस देश के 60 करोड़ लोगों को जीवन देता है, 60 करोड़ लोगों को। तो अगर गंगा और यमुना में कल पानी नहीं रहेगा तो आप लोग क्या करोगे? तो उत्तराखंड आपको ऑक्सीजन की सुरक्षा देता है, उत्तराखंड आपको जल सुरक्षा देता है, और उत्तराखंड आपको अन्न सुरक्षा देता है। अब आपने वहाँ 72% जो जमीन है वो जंगलों के लिए आपने जो है वो रिजर्व कर दी, जो फॉरेस्ट एक्ट है 1980 का। और आपने ये नहीं सोचा कि वहाँ जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जिनका पूरा जीवन, जिनकी जिंदगी जंगल थी, वो आपने उनसे छीन ली और उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। जैसे मेरी माँ, मेरी दादी जो है जंगल से लकड़ी लाती थी, खाना बनाती थी। आपने लकड़ी छीनी, लेकिन उनके लिए रसोई कैसे बनाएगी, उसके लिए कोई व्यवस्था आपने नहीं की। कंद मूल फल हम जंगल से लाते थे, आपने वो हमसे छीन लिए, उसके लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की। हमारी जड़ी बूटियाँ थी, उसके लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की। हमारा व्यवसाय था, जैसे खैर की लकड़ी है, उससे हम अपना हल बनाते थे, कूल जिसको कहते हैं, वो आपने हमसे छीन ली। बांज आपने हमसे छीन लिया, जिससे जुआ बनाते थे। आपने ये व्यवस्था नहीं की कि ये लोग अपनी खेती कैसे करेंगे। उसी तरह से व्यवसाय के मामले में जो है, जो लोग हल बनाते थे, उनके लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की। यहाँ तक कि जो बहेलिए थे, जो चिड़ियाँ पकड़ते थे, उनका भी व्यवसाय था, आपने जो है वो रिजर्व कर दिया। उनके बच्चों के किस तरह से पेट भरेगा, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। तो इस तरह से आपने हमारी जिंदगी हमसे छीन ली है। इसलिए अगर भारत को और विश्व को ये सारी सुरक्षाएं चाहिए, जल सुरक्षा चाहिए, अन्न सुरक्षा चाहिए, साथ में वायु सुरक्षा चाहिए, तो आपको हिमालय के लिए एक इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसी बनानी पड़ेगी। उनके जो वनाधिकार हैं, जो 2006 का एक्ट है, आप उसको पढ़िए। उसमें प्रस्तावना में माफी मांगी गई है कि हमने जो आप फॉरेस्ट ड्वेलर थे, जैसे मेरा गांव है जंगल के बीच में, हरीश भाई आपका गांव भी जंगल के बीच में है, आपको फॉरेस्ट ड्वेलर क्यों नहीं माना जा रहा है 2006 के एक्ट के अनुसार? उसमें कहा गया कि हम आपसे माफी मांगते हैं, हमने आपके साथ बड़ी ज्यादती की है, और हम आपके जो सामुदायिक कम्युनिटी राइट्स हैं, जो आपके इंडिविजुअल व्यक्तिगत राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो वापस देंगे। अब तक नहीं मिल रहे हैं, तो उसका हमने एक सूत्र निकाला है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपके जंगल काट देंगे। भाई, आपने चूल्हे की लकड़ी छीनी है, तो आप वहाँ के लोगों को एक गैस सिलेंडर निःशुल्क दीजिए। हम कोई मुफ्त में नहीं मांग रहे हैं, आपने वो लिया है, उसकी क्षतिपूर्ति दीजिए। पानी और बिजली जो है निःशुल्क करिए, क्योंकि वो हमारा है, हम उसके मालिक हैं। उसी तरह से जब आप मकान बनाते थे, तो उसमें जो है लकड़ी, बजरी, पत्थर हमको निःशुल्क मिलता था। उससे बजरी माफिया, जंगल माफिया पैदा हो गए, और आपने हमारा जो है वो अधिकार छीन लिया। तो एक आवास कोई बनाता है तो उसको जो है मिलना चाहिए। उसी तरह से जो रोजगार है, हमको फॉरेस्ट ड्वेलर मानते हुए
केंद्र सरकार की सेवाओं में वहाँ के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए और परिवार के एक सदस्य को पक्की सरकारी नौकरी उसकी योग्यता अनुसार मिलनी चाहिए। जैसे जंगली जानवर है, अब कभी रीछ मार देता है, कभी बाघ मार देता है, कभी सांप काट देता है। अरे भाई ये सब आपके हैं ना, तो आप कम से कम उस परिवार को 25 लाख रुपए क्षतिपूर्ति दीजिए, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दीजिए, चकबंदी वहाँ होनी चाहिए। तो हमारी ये 5 सूत्रीय जो बिंदु हैं वनाधिकार आंदोलन के, और जिसके लिए कि सबसे बड़ी 2 आंदोलन उत्तराखंड में हुए। जंगलों पर अपने अधिकारों के लिए तिलारी कांड हुआ, जंगलों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ, जिसकी अनुगूंज पूरे विश्व में, और उसके बाद पर्यावरण के बारे में कानून बने। तो दोनों आंदोलन उत्तराखंड से शुरू हुए हैं और मेरे ख्याल से ये उत्तराखंड को बचाने बसाने का फॉर्मूला है। और मैं आपके माध्यम से हिमालयी लोग, आपने बहुत ही अच्छा एक प्रयास किया है, उसके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी हिमालयी लोग हैं वो एक सतत समावेशी विकास की नीति, और जिसमें ये सारी चीज़ें हों जो मैंने अभी 5 बिंदु कहे हैं, उसके लिए जो है अपने जो जनप्रतिनिधि हैं सरकारें, उनसे बातचीत करें, केंद्र सरकार से बातचीत करें। हमारी सुरक्षा उसमें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी राजधानी की सुरक्षा। अगर कल गंगा यमुना में पानी नहीं रहेगा तो क्या करोगे आप लोग, ये सोचने की बातें हैं। वहाँ के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कौन से बिंदु ला सकते हैं, हमको अपने अधिकार लेने का जो है वो एक संघर्ष करना चाहिए। ये हमारा हक है, कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं। तो वनाधिकार आंदोलन उसकी एक कोशिश है। जैसा जो आप पानी की बात करते हैं, पानी देते हैं हम शहरों को, उसका कुछ मिलना चाहिए पानी हमें, या बिल देते हैं वो पानी हमारा है? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने 3 बार कोशिश की कि एनडीसी में जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसमें ये मुद्दा है कि पानी को प्राकृतिक संसाधन मानते हुए, रिसोर्स मानते हुए वहाँ के लोगों को, जो ये हम कह रहे हैं ग्रीन बोनस की बात करें, जैसे मैंने कहा कि भाई एक गैस सिलेंडर आप प्रत्येक परिवार को दीजिए, आप ग्रीन बोनस दीजिए ना। आप किसी नेता को और ब्यूरोक्रेट को क्यों वो पैसा देते हैं? सीधे सीधे वो गाँव की हमारी बहू बेटी की चूल्हे पर अगर जाएगा तो आपके जंगल भी बचेंगे, आप भी बचेंगे, और जो है वहाँ के लोग भी बचेंगे। और निश्चित रूप से पानी को जो है, जैसे आप डीजल को, पेट्रोल को, दूसरी चीजों को रिसोर्स मानते हो, पानी को एक रिसोर्स। तो यह थी हिमालय की नदियों की कहानी। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं, और हम आपको इसी तरह के और भी मुद्दों के साथ आपके सामने आएंगे। जय हिमालय, जय भारत।